बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, शदीद गर्मियों के दिन थे। सुल्तान अपने मखसूस लिबास में अपने दरबार में बैठे हुए थे। अगरचे दरबार में कोई भी नहीं था और इस वक्त वो अकेले थे, लेकिन इनके चेहरे पर एक ख़ास खामोशी और सोच थी। वो सल्तनत की ख़ास अमूर को लेकर परेशान थे। इन्हें समझ नहीं आ रहा था कि सुल्तान के अंदर, सल्तनत के अंदर पोशीदा मसले कैसे बेदार हो जाते हैं, जबकि वो खुद भेस बदल कर शहर की गलियों में घूमते हैं। उन्होंने फ़ौज में भी आला अफसर भर्ती कर रखे हैं, जो भी ज़हनी में इसके बावजूद लगता था कि महल की दीवारों में खोखली करने के लिए कोशा हैं। कोई इस सल्तनत को गिराने के लिए अपनी पूरी ताकत से सरगर्म है। इससे छुपे हुए दुश्मन से सुल्तान वाकिफ़ नहीं थे। यही वजह थी कि इनकी परेशानी इनके चेहरे से झलकती पड़ रही थी। लेकिन ये सब तो सियासत का हिस्सा था और सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी इन सब से निपटना बखूबी जानते थे। उन्होंने सोचों में घिरे हुए सुल्तान अपने दरबार में बैठे थे, जब अचानक महल में ऐलान हुआ कि कुछ मेहमान सुल्तान से मिलने के लिए तशरीफ़ लाए हैं। सुल्तान ने सुनकर हैरान रह गए। आखिर कौन सा मेहमान था जो दिन के इस वक्त तशरीफ़ ले आया था? सुल्तान के साथ ही वज़ीर अंदर दाखिल हुआ और इसने आकर सुल्तान से कहा, सुल्तान, मैं आपके आराम में दखल नहीं हुआ, मगर ऐसा नहीं है तो मुझे इजाज़त दीजिए। कुछ मेहमान जो अपने आप को आपके ख़ास कराबत दरार करार देते हैं, वो आपसे मिलने के लिए बड़ी दूर से तशरीफ़ लाए हैं और कहते हैं वो आपसे मिल चुके हैं और आपको जानते हैं। इस बात ने सुल्तान को थोड़ा सा हैरान कर दिया कि ऐसे कौन से मेहमान हैं जो इन्हें जानते हैं और दूर दराज से तशरीफ़ लाए हैं। लेकिन बहरहाल सुल्तान ने ख्याल किया कि हो सकता है किसी दूसरे सुल्तान का कोई जानशीन या वफ़द सुल्तान का कोई पैगाम लेकर इन तक आया हो। यही सोचकर सुल्तान ने वज़ीर को इजाज़त दे दी कि आने वाले मेहमानों को दरबार के अंदर ले आया जाए। ज़्यादा देर नहीं गुजरी थी कि आने वाले मेहमान दरबार के अंदर दरवाज़े के अंदर दाखिल होते दिखाई दिए। ये तमाम तेज़ी से आगे बढ़े और उन्होंने आगे आकर सुल्तान के आगे सलाम पेश किया। आने वाले मेहमानों में एक नौजवान लड़की, जिसने चेहरे पर नकाब ओढ़ रखा था, और इसने साथ 4 जवान आदमी थे जो चेहरे महर से ही इस लड़की की हिफाजत पर मामूर दिखाई दे रहे थे। ये लगता था कि ये लड़की इन अफराद के लिए बेहद ख़ास है। जभी तो सुल्तान के महल में इन्होंने इस लड़की के साथ 4 हट्टे कट्टे जवान साथ आए थे। इनकी जिसामत लोगों को हैबतज़दा करती थी और कोई भी इनसे झगड़ने का ख़तरा मोल लेने का सोच भी नहीं सकता था। वज़ीर और सुल्तान ने दोनों सवालिया नज़रों से इस अफराद की जानिब देखने लगे और आने के बाद खामोशी से सल्तनत के बाद करने के मुंतज़िर थे। सुल्तान भी इंतज़ार में थे कि वो कुछ कहें तो अंदाज़ा हो कि आखिर वो किस काम से सुल्तान के महल में तशरीफ़ लाए हैं। लेकिन कुछ भी कहने से पहले लड़की ने अपने चेहरे का नकाब उलट दिया और यूं ही इसने नकाब उल्टा, सुल्तान जहाँ के बैठे थे वहाँ के बैठे रह गए। दूसरी तरफ वज़ीर ने जैसे इस लड़की का चेहरा देखा, बेअख्तियार वो अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ और सुल्तान और वज़ीर की गैर मामूली हरकत का जायज़ थी, क्योंकि लड़की का हसन नज़रअंदाज किए जाने के लायक ही न था। वो बेहद हसीन थी। सियाह लिबास में इसका हुस्न छलका पड़ रहा था। इसके चेहरे पर ऐसी ताजगी और नूर था, यूँ लगता था कि जन्नत की कोई हूर उठकर सुल्तान के महल में आ गई हो। वो मुस्कुराती हुई नज़रों से सुल्तान की जानिब देख रही थी, यूँ जैसे वो सुल्तान को लंबे अरसे से जानती हो। सुल्तान ने जब इस लड़की को देखा तो इनको झटका सा लगा और इन्हें कल वाला वाक़या याद आ गया। इन्हें याद आ गया कि ये लड़की कौन है। आखिरकार इस लड़की के साथ मौजूद ये 4 अफराद इसके साथ क्यों आए हैं। सुल्तान ने इस लड़की से पूछा कि वो यहाँ पर क्यों आई है। लड़की ने मुस्कुरा दी और जवाब में इसने अपने आने का मकसद बयान किया। तो सुल्तान के साथ साथ वज़ीर के हाथों भी टूटे उड़ गए और सुल्तान के तो यूँ महसूस हुआ कि गोया किसी की आरी से इनकी आर्टी को काट दिया गया हो। वो सोच भी नहीं सकते थे कि बैठे बिठाए ऐसी आफत इनके गले में पड़ जाएगी। सामने मौजूद लड़की को वो क्या जवाब देते। इसकी कही की बात हुई कि सुल्तान के गले से नीचे उतर ही नहीं रही थी। वज़ीर सवालिया नज़रों से सुल्तान की जानिब देख रहे थे और सुल्तान लड़की की जानिब। इनके जहन में कल पेश आने वाले वाक़ये के मुनाज़िर चल रहे थे। सुल्तान को याद आया कि कल जब वो अपने साथियों के हमरा शिकार पर निकले थे तो अचानक वो रास्ता भटक कर जंगल की दूसरी समत जा निकले थे। हालांकि इस पूरी सल्तनत के तमाम रास्ते सुल्तान के देखे वाले थे, लेकिन ये रास्ता जंगलों और गहने दरख्तों के बीच से होता था और दूसरी तरफ जा निकलता था। सुल्तान यहाँ तक
कभी गुजर नहीं हुआ था, लेकिन सुल्तान की फ़ौजें यहाँ पर भी अपना काम कर रही थी। इसका अंदाज़ा सुल्तान को इस बात से हुआ कि वहाँ के अफराद भी सुल्तान को जानते थे। सुल्तान हैरत से इस जगह का जायज़ा लेते हुए आगे बढ़ रहे थे। इन्हें भूल ही गया था कि वो जंगल में शिकार के लिए आए थे और अपनी टोली से बिछड़ गए हैं और इनके पीछे इनके अफराद की तलाश में मारे मारे फिर रहे होंगे। सुल्तान तो बस इसी जगह की खूबसूरती में आगे बढ़ते हुए चले गए। जंगलों के ख़त्म होते ही एक छोटा सा कस्बा इनके सामने था। यहाँ बड़ी कदीम इमारतें थीं, छोटे छोटे खूबसूरत घर जो पत्थरों से बने हुए थे। इन्हें पत्थरों से बने हुए घरों के बीच में एक बड़ा और अजीम और आलीशान किला दिखाई देता था, जैसे किसी ज़माने में इस सल्तनत के बादशाह का किला रहा हो। इस किले को देखकर सुल्तान हैरान रह गए। आखिर कौन था जो जंगल के इस पार इस किले के अंदर रिहाइश पजीर था? सुल्तान तो पूरी सल्तनत के हर फर्द को जानते थे। आखिर इस कस्बे में क्या चल रहा था जिससे सुल्तान नावाकिफ़ थे और इनको फ़ौजों ने भी कभी इतला नहीं दी थी। सुल्तान ने पता लगाने की ठानी। जूं-जूं सुल्तान आगे बढ़ते जाते इनके दिलो धड़कन की तेज़ होती जाती। आखिरकार सुल्तान इस अजीम और शान किले के सामने जाकर किले के सामने दोपहरदार खड़े हो गए और सुल्तान का ख्याल था कि ये पहरेदार सुल्तान को नहीं पहचानते थे, लेकिन इनको भूल नहीं थे। पहरेदारों ने जब वहीं सुल्तान को देखा, उन्होंने झुककर सुल्तान को सलाम किया और इन्हें कहा, ए सुल्तान कहकर मुखातिब किया। सुल्तान को यकीन हो गया यहाँ भी लोग इन्हें जानते हैं। पहरेदार सुल्तान को इंतहाई ताज़ीम के साथ अंदर ले गए और इंतज़ारगाह में बिठा दिया। सुल्तान को अंदाज़ा हुआ कि यह अजीम और शान किला किसी बादशाह की रिहाइशगाह नहीं है, बल्कि एक पुराना कलीसा है। एक ऐसा कलीसा जहाँ पर सुल्तनत के कदीम तरीन पादरी अपना ठिकाना बना लेते हैं। यहाँ कई 100 पादरी रिहाइश पजीर थे। वो यहाँ पर अपनी ईसाइयत की इबादत किया करते थे और किसी को नुकसान न पहुँचाते थे। कुछ देर इंतज़ार के बाद सुल्तान की मुलाकात एक बूढ़े पादरी से हुई, जिसके चेहरे पर मौत की सी संजीदगी थी। इसने सुल्तान को झुककर सलाम किया और ताज़ीम पेश की। सुल्तान ने इसकी खैर व खैरियत आफ़ियत दरियाफ़त की और इससे पूछा कि वो किले के इंतज़ार कैसे संभालता है। पादरी ने सुल्तान को मुतमन कर दिया कि वो इस किले में फ़लाँ फ़लाँ काम करते हैं। वो तमाम पादरी जो बूढ़े हो जाते हैं और शहर के कलीसा में अपनी खिदमत अंजाम नहीं दे सकते, वो यहाँ आ जाते हैं और हम सब मिलकर एक ऐसे घराने की तरह यहाँ रहते हैं, अपने मज़हब की इबादत करते हैं। और सुल्तान जब ये सुना तो बेहद खामोश हुए और वो किसी भी मज़हब के ख़िलाफ़ नहीं थे, बल्कि ये चाहते थे कि हर इंसान जैसे चाहे ज़िंदा रहे, बस दूसरों के ख़िलाफ़ परेशानियाँ न खड़ी करता रहे। सुल्तान इस पादरी से बेहद खुश दिली से मिले, मगर ना जाने ये क्या बात थी कि सुल्तान इस पादरी की आंखों में एक अजीब सी संजीदगी नज़र आई। जैसे ही सुल्तान ने पादरी से रुखसत लेने की इजाज़त चाही तो सुल्तान के पर्दे के पीछे से एक सरसराहट सी सुनाई दी, जैसे कुछ कान लगाकर इनकी बातें सुन रहा हो और इनके जाने की आवाज़ सुनकर तेज़ी से बाहर की जानिब भागा हो। सुल्तान जब किले के बैरूनी दरवाजे से बाहर निकले तो अचानक एक खूबसूरत लड़की इनके सामने आ गई। लड़की की उम्र थी और बेहद हसीन थी। सुल्तान ने इस लड़की को देखा तो इससे सवाल किया, ए नौजवान लड़की, तुम्हें मुझसे क्या काम है? सुल्तान के इस सवाल से लड़की मुस्कुराई उठी और इसने सुल्तान को कहा, मुझे आपसे कोई काम नहीं है। आप पहली दफ़ा हमारी रिहाइशगाह में तशरीफ़ लाए हैं। मैं आपको अपनी तरफ से एक तोहफ़ा देना चाहती हूँ। सुल्तान ने इससे पूछा, वो कौन सा है और इस किले के अंदर क्या कर रही हो, जबकि यहाँ पर तो सिर्फ बूढ़े पादरी ही मौजूद हैं? लड़की ने कहा, इसका बाप एक बूढ़ा पादरी है, इनकी रिहाइश के लिए और जगह नहीं थी, इसलिए यहाँ कोई पादरियों ने इस लड़की को इसके बाप के यहाँ रिहाइश दी है। लड़की ने सुल्तान को एक छोटा सा खंजर तोहफे में दिया और कहने लगी, मैंने आपको बहुत शोहरत सुन रखी है और आपसे बेहद मुतासिर हूँ। मेरे पास इस वक्त आपको तोहफ़ा देने के लिए कुछ नहीं, लेकिन पहली बार आप हमारे घर आए हैं, इसलिए मेरी तरफ से ये तोहफ़ा कबूल करें। सुल्तान ने लड़की का तोहफ़ा कबूल कर लिया और खामोशी से वापसी की जानिब हो लिए। सुल्तान को अपनी पुश्त पर इस लड़की की गहरी नज़रें देर तक महसूस होती रही। न जाने इस लड़की की आंखों में ऐसा क्या था कि सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने तेज़ी से वहाँ से निकलने में ही आफियत जानी। एक झमाके के साथ ये कल की यादें सुल्तान के जहन में एक बाद के बाद आती चली गई। अब वही लड़की सियाह लिबास में इनके सामने महल में
अंदर खड़ी थी और इस लड़की के साथ 2-4 पहरेदार, यकीनन ईसाई किले के पहरेदार थे, जो इस लड़की को यहाँ सुल्तान के महल तक पहुँचाने आए थे। सुल्तान बिल्कुल खामोश थे, लेकिन वज़ीर सुल्तान का जवाब सुनना चाहते थे और सुल्तान ये बात जानते थे कि अब ये बात ढकी नहीं जा सकती। सुल्तान बल्कि सल्तनत का हर शख्स इनके बारे में बात करेगा, इसलिए सुल्तान खामोश नहीं रह सकते थे। सुल्तान ने नहीं सुना, वो खुद वो लड़की से कह रही थी कि ए मेरे सुल्तान, कल जिस वक़्त आप हमारे किले ही तशरीफ़ लाए, मुझे ऐसा लगा जैसे मेरा इंतज़ार ख़त्म हुआ हो गया हो। मैं बरसों से आप जैसे किसी इंसान की तलाश में थी, जिसकी नेक दिली इसके चेहरे की झलकती हुई आपसे शादी की ख्वाहिशमंद हूँ। न सिर्फ मैं, बल्कि मेरा बूढ़ा बाप, हमारे कलीसिया के सारे ईसाई भी यही चाहते हैं कि मैं मुसलमान होकर आपसे शादी कर लूं। आपसे शादी मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश होगी, जैसे आपको पूरा करना होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि मेरा हुस्न नज़रअंदाज किए जाने लायक नहीं है। आपकी खिदमत का वादा करती हूँ, मैं मलका को भी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। मैं सिर्फ इस महल में आपके साथ रहना चाहती हूँ, आपकी खिदमत करना चाहती हूँ। ये मेरा कोई जज्बाती फ़ैसला नहीं है, बल्कि कल जैसे ही मैंने आपको देखा तो मैंने ये तय कर लिया था कि मैं अपनी बरसों पुरानी एक चीज़ आपके हवाले की थी। वो मेरी माँ का दिया हुआ खंजर था। मेरी माँ के मुताबिक जिस शख्स पर मैं दुनिया में सबसे ज़्यादा भरोसा करूँ, वो खंजर इसको सिर्फ दे सकती हूँ, इसलिए वो मैंने खंजर आपको दिया। अब वो खंजर आपके पास मेरी अमानत है, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह वो इस सुल्तनत में अब आपके पास अमानत हूँ। आपको मुझे अपनाना ही होगा। लड़की की बात महल के अंदर तूफ़ान खड़ा कर दिया। वज़ीर को इस बात की सख्त नागवार गुजरी। इसे अपनी मलका बेहद पसंद थी, जो नरम दिल थी और बिल्कुल सुल्तान के तरह ही नेक करने की कायल थी। ये किसी तरह जायज़ नहीं थी कि एक नौजवान लड़की आकर सुल्तान पर कब्जा कर लेती और मलका के हक़ पर डाका डाल लेती। ज़रूरत के तहत दूसरी शादी जायज़ है, मगर सुल्तान को दूसरी शादी की कोई ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि मलका के यहाँ औलाद भी थी और मलका ख़ुद भी बेहद हसीन थी। आखिर ये लड़की क्या चाहती थी? वज़ीर को थोड़ा सा शक गुजरा। सुल्तान इस लड़की को इनकार करके इससे महल से बाहर क्यों नहीं निकाल देते? शायद ज़्यादा वक़्त नहीं भी, अभी सुल्तान इस महल से निकाल देंगे। वज़ीर ने अपने दिल में सोचा, लेकिन क्या ये? सुल्तान मुस्कुरा दिया और उन्होंने इस लड़की से कहा, वो जब तक चाहे सुल्तान सल्तनत में रह सकती है, जल्द ही वो अपने फ़ैसला सुना देंगे। यूँ जैसे सुल्तान ही दिल से इस लड़की को हुस्न से हार गए थे, ऐसे शादी के ख्वाहिशमंद थे। वज़ीर ने जब ये देखा तो सुल्तान को लड़की को महल में ठहराना चाहते हैं, इसकी पेशकश की रजामंदी भी ज़ाहिर कर रहे हैं, वो हक्का बक्का रह गया। लेकिन बादशाह ने वज़ीर की तरफ एक नज़र भी डाले बगैर लड़की को अपने साथ लिया और महल के सबसे ख़ास कमरे की जानिब बढ़ गए। लड़की के साथ आए हुए पहरेदार महल के बैरूनी हिस्से में जा खड़े हुए। यूँ लगता था कि वो मुसलसल यहीं खड़े रहेंगे जब तक कि वो लड़की इस महल में मौजूद है। बादशाह ने इस बेहद हसीन लड़की को महल में सबसे ख़ास हिस्से में ठहरा दिया। जो कोई देखता सुल्तान को इस लड़की के साथ ये महल के इस खूबसूरत ख़ास कमरे की जानिब बढ़ रहे हैं, दांतों तले उंगलियां दबाकर रह जाता। इनका नेक सुल्तान आखिर एक जवान लड़की के साथ क्या कर रहा था? इस कमरे में अंदर क्यों ठहरा रहा था, जबकि सुल्तान एक खूबरू बीवी भी मौजूद थी? सुबह से लेकर शाम गुजर गई, लड़की महल के आकर ठहर गई थी। इस बात को इत्तला सुल्तान की बीवी को भी मिल गई थी, लेकिन वो सुल्तान की नेक नियति की दिल से कायल थी। वो जानती थी कि सुल्तान कभी भी इस लड़की से शादी नहीं करेंगे, चाहे वो जितनी भी हसीन हो, बल्कि सुल्तान इसे महल में ठहराने का कोई ख़ास मकसद होगा। लेकिन मलका नहीं जानती थी कि आने वाले वक्त में इनके साथ क्या होने वाला है। क्या वाकई सुल्तान का दिल बदल गया और सुल्तान ने अपनी नेक दिली को ख़त्म कर डाला? क्योंकि आने वाले वक्त में सुल्तान जो कुछ करने लगे, इस महल में मौजूद हर शख्स सुल्तान पर उंगलियां उठाने का मौका दे दिया। सुल्तान ने दिन भर अपने महल के काम काज निपटाते और सुल्तान का अमूर देखते, लेकिन जो ही रात होती सुल्तान अपनी बीवी के पास जाने के बजाय इस लड़की के कमरे में जा पहुँचते। देखने वाले आंखें बंद कर लेते। आखिर वो क्या कर सकते हैं? वो सुल्तान से सवाल जवाब नहीं कर सकते थे। पूरी रात सुल्तान इस लड़की के कमरे में नहीं ठहरते और सुबह फजर की नमाज के वक़्त कमरे से बाहर आकर नमाज फजर अदा करते, अपनी बीवी जी के कमरे में चले जाते। सुल्तान की बीवी बड़े अरसे तक सुल्तान की ये रूटीन देखती रही, मगर कुछ न बोली। आखिर एक रोज़ सुल्तान की बीवी ने तय किया कोई इस हसीन लड़की से मिलेगी। आखिर सुल्तान इसके पास क्या करने जाते हैं? सुल्तान
के बारे में शक की ज़रा गुंजाइश मलका के दिल में अभी तक नहीं आई थी। वो इनसे बेहद मोहब्बत करती थी और ये जानती थी कि सुल्तान अगर कुछ करते हैं तो किसी जायज़ मकसद के लिए ही करते हैं। अभी तक मलका इसी हसीन लड़की से नहीं मिली थी, इसलिए मलका ने सोचा कि आज इस लड़की से मिल लेना चाहिए। मलका ने अपनी कनीज़ का ख़ास को बुलाया और इससे कहा कि जाकर इस हसीन लड़की को ले आओ जिसके चर्चे पूरे महल में गूंज रहे हैं, और इसे कहो कि सुल्तान की बीवी ने इसे याद किया है। मलका की कनीज़ें खामोशी से गई और ईसाई लड़की को मलका के पैगाम दे दिया। लड़की अपने कमरे में खिड़की से महल की बैरूनी सिमत में झांक रही थी। इसे बाहर की तरफ खड़े हुए अपने पहरेदार साफ दिखाई दे रहे थे। वो जानती थी कि वो इस महल में हर वक्त इनकी नज़रों के सामने है और वो महफूज है। वो पहले दार जानबूझकर ऐसी जगह पर पहरेदार दे रहे थे जहां इन्हें ईसाई लड़की के कमरे की खिड़की साफ दिखाई देती थी। यूं वो जैसे लड़की की हिफाजत के मुताल्लिक काफ़ी ज़्यादा फिक्रमंद थे। ईसाई लड़की ने जब मलका को पैगाम सुना तो इसका दिल धक सा रह गया। वो जानती थी ये मौका जल्द ही आएगा, लेकिन इतनी जल्दी इससे बात से वाकिफ़ नहीं थी। वो कनीज़ ख़ास के साथ मलका के कमरे की जानिब चल दी। जैसे ही वो मलका के कमरे का दरवाज़ा खोला, अंदर दाखिल हुई तो मलका ने मुड़कर इसकी जानिब देखा और इसे तस्लीम करना पड़ा कि औरत होने के बावजूद इससे दूसरी औरत के चेहरे से नज़रें नहीं हटा पा रही। वो लड़की इस कदर हसीन थी कि इस जैसी हसीन लड़की मलका ने आज तक दुनिया में नहीं देखी थी। गोया कि मलका खुद भी हुस्न में यकता थी, लेकिन इस लड़की के चेहरे के सोगवार हुस्न में एक अजीब सी बात थी। मलका के दिल की कैफियत अजीब सी हो गई। अब तक जब तक इस लड़की को देखा ना था, जानती थी कि सुल्तान कोई गलत हरकत नहीं कर सकते क्योंकि इन्हें अपने शोहर को मोहब्बत पर पूरा भरोसा था। लड़की की हसीन हस्न सूरत देखते हुए मलका खौफज़दा हो गई थी। इन्हें शोहर के हाथों से निकलने लगी और सुल्तान इस लड़की की मोहब्बत में गिरफ्तार होकर जल्दी से शादी कर लेंगे। मलका ने इस लड़की के कुछ सवालात किए। लड़की चुपचाप खड़ी रही और मलका जो कुछ पूछती इसे जवाब देती रहती। लड़की ने मलका के सामने कोई चालाकी ज़ाहिर नहीं की। मलका अंदाज़ा हो गया कि लड़की बेहद चालाक है या फिर बेहद मासूम है जो इनके सामने अपना भेद फूलने पर तैयार नहीं। मलका ने इसे कहा, याद रखना बादशाह सिर्फ मेरे हैं और इनसे पहली बीवी मैं हूँ। अगर तुमसे शादी भी कर लेते हैं तब भी तुम्हारा वो हैसियत और हकूक़ नहीं होंगे जो मेरे लिए हैं। लड़की ने जब ये सुना तो मुस्कुरा दी और कहने लगी, ए मेरी मलका, मैं आपकी हैसियत और हकूक़ लेना भी नहीं चाहती, तो बस बादशाह से बेहद मोहब्बत करती हूँ और चाहती हूँ कि वो मुझसे शादी कर लें ताकि मैं सारी उम्र इनकी खिदमत करती रहूँ। मलका ने जब लड़की की मुसलसल यही रट सुनी तो जल आ गई और इसने कनीज़ से कहा कि इसे वापस इसके कमरे में छोड़ाओ, अब नहीं कुछ करना, वो खुद कर लेंगी। सुल्तान का फैसला मलका खुद करेंगी, ये बात उन्हें सोच ली थी। हुसैन ईसाई दोशीज़ा कमरे से जाने के बाद मलका में गुम हो गई, सोच में गुम हो गई। इसका दिल अपने शौहर की बेवफाई को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन इस लड़की का एतमाद ज़ाहिर करना था कि इससे अपने हुस्न पर बेहद नाज है, क्योंकि ना वो होता वाकई हूरों को मात देने वाला था। हुस्न की मालिक थी, शायद वो ये बात जानती थी कि सुल्तान के दिल भी सख्त है, बने आखिर वो इसके हुस्न के आगे हार मान जाएंगे। मलका दिल घबरा गया। इसने सोचा, अब क्या करूं, इससे पहले कि इस लड़की को दूसरी बीवी के रूप में बर्दाश्त करना पड़े। मलका की कनीज़ ख़ास ये सारा मंजर देख रही थी। इसने मलका और ईसाई लड़की की सारी बातें भी सुन ली थी। वो जान गई थी कि मलका का ख़ास दुखी है, वो अपने शोहर को खोने के डर से खौफज़दा है। मलका कनीज़ा बेचारी के क्या कर सकती थी, बड़े लोगों की बड़ी बातें थी और वो खुद इनकी ग़ुलामी थी, इसलिए वो खामोशी से मलका के कमरे से चली गई। लेकिन इससे शाम से एक अजीब सा मंजर देखा। ईसाई दोशीज़ा खिलाफ इसके दिल में नफ़रत भर चुकी थी, जो इनके महल में फूट डालवाने के लिए आ गई थी, इसलिए वो चुपके से इस पर नज़र भी रख रही थी। और रोज़ जब वो खाने पीने की अशिया ईसाई दोशीज़ा को देने के इस कमरे में गई, इसने देखा कि वो लड़की खिड़की के पास खड़ी है और लड़की के हाथ में एक रुका है जिसके पढ़कर इसके आंसू बह रहे थे। लड़की के हाथों में वो ख़त कांप रहा था और वो खुद लड़की भी लर्ज़ रही थी। मगर जब सबसे अजीब व गरीब बात यह थी कि खिड़की के दूसरी जानिब खिड़की के सामने चारों पहरेदारों में से एक पहरेदार खड़ा था और इसके चेहरे के तासरात बेहद करख्त थे। कनीज़ा को कुछ अजीब सा लगा, अगर ये शख्स इस लड़की के पहरेदार है तो इसे बेहद मुअद्दब होकर इस लड़की के सामने खड़े होना चाहिए थे, लेकिन इस लड़की के खड़े होने के अंदाज के बासूरात ऐसे थे कि वो लड़की का इसका ग़ुलाम हो और इसका मालिक हो। इन नीस को लड़की की हालत आज़ाद देखकर थोड़ा सा अफसोस हुआ, इसके दिल में तजस्सुस पैदा हुआ। आखिर इस लड़की के हाथ में
किसका खाता है, जिसे पढ़कर इसकी ऐसी हालत हो गई है। तो वो बेहद नाजो दाद के खाते हुए इस महल में घूमा करती थी। इसलिए इसके दिल का कौन सा कोना था जो इसने आज तक ना चाहते हुए भी जहर कर दिया है। जो ही खटखटी आवाज़ सुनकर लड़की पीछे मुड़कर देखा, कनीज़ को देखकर चौंक गई और इसने तेज़ी से वापस मुड़कर खिड़की के खड़े हुए पहरेदार को कुछ इशारा करना चाहा, लेकिन पहरेदार पहले ही कनीज़ा को देख चुका था और इसे फ़ौरन बेशतर ही वहाँ से रवाना हो गया। कनीज़ा ने जब लड़की को पहरेदार की इन इशारों की कनाइयों में होने वाली बातों को देखा तो इसके दिल में शक पड़ गया। ये लड़की यहाँ पर किसी और ही लालच में मौजूद थी। कनीज़ा ने खाने पीने की तमाम चीज़ें लड़की को मुहैया की और कमरे से बाहर निकल आई, मगर लड़की के पहरेदार इसके मुंजर ने जहन में कई कई दरवाजे खोल दिए थे। वो सीधा अपने मलका के कमरे में आई और इस बात में मलका को आगाह करना चाहती थी कि दाल में कुछ काला है। बात सिर्फ इतनी सी नहीं कि लड़की सुल्तान से शादी करने की लालच में है, महल के अंदर मौजूद है, बल्कि इससे कहीं ज़्यादा बहुत ख़तरनाक है भी हो सकती है। मलका को सुल्तान ने अपनी सल्तनत के महल में भी फिक्र करनी चाहिए थी। जबकि कनीर ने मलका को ये सारी बात बताई तो वाकई मलका को बेहद परेशानी हुई। वो समझ गई कि कनीज़ा ने जो कुछ देखा है इसमें कुछ ना ऐसा है ख़ास ज़रूर था जिसने कनीज़ा को इतना परेशान कर दिया। अब ये बात सुनकर मुल्का खुद भी परेशान हो गई थी, मगर इन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो सारे मसले का हल कैसे निकालें। वो सारी परेशानियों का हल निकालना करते थे। वो तो शाम होते ही इस लड़की के कमरे में बैठ जाते हैं। इस लड़की के बारे में कोई बात सुनना गवारा नहीं करते। आखिर मलका राज़ोन दान बनाती भी तो कसे कहते हैं कि जिसका कोई मददगार नहीं होता, इसे अपनी खुद मदद करनी पड़ती है। यही सोचकर मलका ने सोचा कि वो वाहिद शख्स है जो अपनी मदद कर सकती है। लिहाजा इसने तय किया कि आज रात वो सच्चाई का पता लगा कर ही रहेगी। वो जानती थी कि हस्बे मामूल आज रात भी सुल्तान खाने के फ़ौरन बाद ही शब ख्वाबी का लिबास पहनकर इस लड़की के कमरे में जा पहुँचेंगे और सुबह तक वहीं रहेंगे। मलका पता लगाना चाहती थी कि आखिर सुल्तान इनके साथ वाकई धोखा देकर रहे हैं या नहीं। अगरचे इस बात का एहसास इन्हें इनके दिल काटे जा रहा था, मगर अब महल में होने वाली बातें भी इनसे बर्दाश्त नहीं होती थी। लोग आए रोज़ सुल्तान के किरदार पर उंगलियां उठाने लगे थे। कनीज़ें और खादिम खास सुल्तान को मुस्कुराती हुई नज़रों से तकने लगे थे। हर रोज़ सुल्तान रात को एक नौजवान लड़की के कमरे में रात गुजारने लगे थे, हालांकि इनकी खूबसूरत बीवी अपने कमरे में इनका इंतज़ार करती रहती थी। इस बात का आखिर क्या मतलब हो सकता है? महल के तमाम अफराद के साथ साथ मलका भी ये बात जानना चाहती थी। चनाचा इसने एक ख़ास तरकीब सोची। इस रात जब लड़की बागीचे में चहलकदमी कर रही थी और सुल्तान भी महल के अंदर ही नहीं थे, मलका चालाकी से लड़की के कमरे में जाकर एक पोशीदा जगह में छुप गई। यहाँ से इसे कोई नहीं देख पा रहा था, लेकिन वो कमरे का सारा मंजर देख रही थी और सारी बातें भी सुन रही सकती थी। दिल पत्थर रखकर मलका अपने शोहर का इंतज़ार करने लगी, जो आज इस लड़की के कमरे में फिर से रात गुजारने के लिए आने वाले थे। मलका को मालूम था जल्द ही सुल्तान यहाँ आएंगे और इसके बाद क्या होगा। इसी बात का इंतज़ार मलका को बेचैन कर रहा था। ज़्यादा देर नहीं गुजरी थी कि लड़की की चहलकदमी से फारिग हुआ कर कमरे में वापस आ गई। वो अब बेहद हसीन दिख रही थी। इसके आने के कुछ देर बाद ही सुल्तान महल में इत्तला मिली कि बल्कि और लड़की दोनों ही सुल्तान का इंतज़ार कर रही थी। लड़की इस बात से बेखबर थी कि कमरे में आज इसके अलावा भी कोई मौजूद है। कुछ ही देर गुजरी थी कि इसके बाद सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह अपने वजीहा सरापे के साथ कमरे के अंदर दाखिल हुए। मलका के दिल की धड़कन तेज़ हो गई। अब क्या होने वाला था? वो इस बात से अनजान थी कि आखिर इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म हो गई और मलका ने जो कुछ अपनी आंखों से देखा और कानों से सुना था, इस पर यकीन ना आया। मलका अपने दिल संभाला मुश्किल हो रहा था, लेकिन वो मजबूर थी। वो खुद को जाहिर नहीं कर सकती थी। आखिरकार सुल्तान इस लड़की के साथ क्या कर रहे थे? दोस्तों, जानने के लिए स्क्रीन पर नज़र आने वाली वीडियो पर क्लिक करके इस कहानी का पार्ट 2 लाजमी देखिएगा, ताकि आपको इसकी दूसरी कहानी का पार्ट 2 भी मिल सके। जज़ाकुमुल्लाह खैर।